जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कहा गया रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब बोला गया जो जो भाग 3 है, भाग 3 या जो पार्ट 3 है, इसमें जितने भी राइट्स दिए गए हैं इसको किस तरह से इन्फोर्स कराया जाएगा, उसके लिए ये उपचार दिए गए हैं अनुच्छेद 32 में। इसे अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय भी कहते हैं। ये मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बाकी मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोटेक्ट भी करता है, साथ साथ उनको ग्रांट भी कराता है। मतलब किसी व्यक्ति का अगर हनन हो रहा है मूल अधिकार का तो उसको रोकेगा, उससे बचाएगा और उसको उसके मूल अधिकार दिलवाएगा, इसीलिए उसको प्रोटेक्टर और ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहता है, पूछता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सोल एंड द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या किस अनुच्छेद को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय एवं आत्मा कहते हैं। तो अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद प्रोटेक्टर और ग्रांटर है आपका मूल अधिकार के, आपके मूल अधिकारों का, आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो कौन है? अनुच्छेद 32। इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अनुच्छेद 32 जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अपने आप में कोई मूल अधिकार नहीं है, बल्कि बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं उनको यही क्या करते हैं, मूल अधिकार का रूप देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन है, तो वो आपका अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकारी क्या है, बाकी मूल अधिकारों को मूल अधिकार का रूप देता है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट इशू कर देगी। रिट क्या होता है? रिट बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट द्वारा दिया गया ऑर्डर। ये एक लीगल ऑर्डर होता है, या तो किसी चीज को करने या ना करने के लिए होता है। मतलब कोई अथॉरिटी कुछ कर रही है, या तो उसको नहीं कर रही है तो उसको बोलेगी भाई करिए, या कर रही है कुछ वो गलत है तो बोलेगी उसको रोकिए। मतलब कुछ करने या ना करने के लिए इसको इशू किया जाता है किसी अथॉरिटी के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ। तो न्यायालय द्वारा जारी वैधानिक आदेश है ये। तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। तो एक एक करके हम लोग कितने टाइप के रिट्स होते हैं उसको समझते हैं और एक एक करके सारे रिट्स को समझेंगे और उसके ट्रिक भी देखेंगे किस तरह से इजीली हम रिट को याद रख सकते हैं। तो रिट टोटल 5 टाइप के होते हैं। तो जो रिट होते हैं टोटल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप हिंदी में देखिए इजीली समझ में आ जा रहा है। हेबियस कॉर्पस पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि ये लैटिन भाषा में है। तो ये आप इजीली इसमें समझ पा रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो बंदी है उसको मेरे सामने समक्ष लाइए, प्रत्यक्ष कीजिए, प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने बंदी को लाइए, जिसको आप पकड़े, जिसको आप अरेस्ट किए हैं उसको मेरे सामने लाइए। तो ये कब इशू होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मुझे मतलब बंदी चाहिए मेरे समक्ष, मेरे प्रत्यक्ष चाहिए। इसीलिए हिंदी में इजीली आपको समझ में आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। तो ये कब होता है? मानिए पुलिस आपको पकड़ी है, 24 घंटे हो गए अरेस्ट किया आपको, मतलब हॉलीडे और ट्रैवलिंग टाइम छोड़ के, उसके बाद आपका 24 घंटे हो गए अरेस्ट को, और लेकिन पुलिस ने आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया, कोर्ट के सामने नहीं लाया है। तो क्या होगा उस टाइम? आप जाइएगा, उसके फैमिली मेंबर जाएंगे तो क्या कहेंगे, देखिए जैसा मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा और आपको कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया। तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस रिट इशू कर देगा और अथॉरिटीज को, मतलब पुलिस कर्मियों को, कि आपने इन्हें क्यों पकड़ा है, मेरे सामने इनको जल्द से जल्द लाइए, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, इनको कोर्ट में पेश करेगी। तो हेबियस कॉर्पस क्या करता है, पर्सनल फ्रीडम को बचाता है। क्योंकि माने कोई आपको पकड़ के रख लिया है, आपको ला ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल फ्रीडम को क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो पर्सनल फ्रीडम क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीली मूवी सब हमारे क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू, मतलब जो आर्टिकल 19 में जितने भी हमारे फ्रीडम दिए गए थे उसका एक भाग है पर्सनल फ्रीडम। तो ये हमारा उसका हनन हो रहा था, तो उसको ही बचाता है क्या, हेबियस कॉर्पस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर है तो उस टाइम हेबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये गुनाह करने से पहले ही हो जाता है। इसमें अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि आपको क्या किया जाता है, होम अरेस्ट, आपके घर में आपको नजरबंद कर दिया जाता है। इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, ये हेबियस कॉर्पस रिट इशू नहीं होता है। अब दूसरे टाइप का जो रिट है उसको हम लोग समझते हैं, वो है आपका मैंडेमस या परमादेश। क्या है? परमादेश। तो यहाँ से आप बेसिकली अगर इसको तोड़िएगा तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। परमादेश, परमादेश मतलब जो ऊपर है वो आपको क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, परम आदेश।
परमादेश मतलब जो ऊपर है, परम है, ऊपर सबसे ऊपर है, परम बोलते हैं ना, परम है, सबसे ऊपर में है, वो आपको क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। मतलब अगर कोई पब्लिक ड्यूटी कर ठीक से अपना नहीं कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई अथॉरिटी है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, जो उसको करना चाहिए था, पब्लिक ड्यूटी में है, ठीक है, वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो व्यक्ति जाएगा, बोलेगा कोर्ट में कि मेरा ये चीज हो रहा है, जो अथॉरिटी है वो सही से काम नहीं कर रही है, मुझे घुमा रही इधर से उधर। तो उस टाइम कोर्ट क्या कर सकता है, इश्यू कर सकता है रिट, उसका क्या नाम रहेगा, मैंडेमस। और क्या बोलेंगे, परमादेश। तो क्या करेगा, कमांड करेगा, नहीं अपना काम आप ठीक से कीजिए, वी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं आपको कि आप अपना काम ठीक से करिए। इसके एक्सेप्शन क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस रिट को आप इशू नहीं कर सकते, क्योंकि एक संवैधानिक पोजीशन है और इसके खिलाफ आप इशू नहीं कर सकते। अगर ये अपने पद पर है, अपने पद पर नहीं है तब आप कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर कार्यरत हैं, अपने पद पर हैं, तो आप उनके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। अब आते हैं तीसरे रिट पर, क्वो वारेंटो। क्या है, क्वो वारेंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा से आप क्या समझते हैं, आपका अधिकार की जांच करेगा, ठीक है, कुछ नहीं, आपके संवैधानिक जांच करेगा, आपका जो भी अधिकार है उसकी संवैधानिक जांच करेगा, क्वो वारेंटो। क्वो वारेंटो में बोलता है बाय विच ऑर्डर, मतलब किसके कहने पर आप, मतलब कुछ भी अगर कोई व्यक्ति किया है या कोई अथॉरिटी कर रही है और वो रूल्स के खिलाफ है, तो उससे पूछा जाएगा कि आपका ये अधिकार क्षेत्र में है, आप ये कर सकते थे, आपका ऐसा लागू है करना, आप किसके कहने पे किए, इस तरह की चीजें क्वो वारंटो को इशू करके पूछी जा सकती है। तो क्वो वारंटो भी आप समझ चुके होंगे। तो कर्मचारियों की पद की संवैधानिक जांच होती है, क्या होती है, कर्मचारियों की पद की संवैधानिक जांच होती है क्वो वारंटो में, अधिकार परीक्षा में। अब आते हैं चौथे में, प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। प्रोहिबिशन से आप इजीली समझ रहे होंगे, फॉरबिड करना, किसी चीज पर रोक लगा देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना। प्रतिषेध, प्रतिषेध से आप इजीली इसको समझ रहे होंगे, रोक लगा देना या स्टॉप कर देना। तो मानिए कोई लोअर कोर्ट है, मानिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई हाई कोर्ट है, उसका कोई निर्णय ठीक नहीं लगता है, तो क्या करेगा, जो उससे ऊपर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है तो उससे ऊपर कौन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, उसके ऑर्डर पर क्या लगा देगी, रोक लगा देगी, नहीं अभी इसको रोक, स्टे ऑर्डर लगा देगी। अगर कोई निर्णय दिया, बोला नहीं आपका निर्णय ठीक नहीं, इस पर रोक लगा देगी। चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वो गलत निर्णय दे दिया, तो उस पर हाई कोर्ट रोक लगा सकते हैं, नहीं रोक दीजिए, प्रोहिबिशन लगा सकते हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन, ठीक है। और एक आपका आखिरी और पांचवा, सर्जियो रेरी। क्या है, सर्जियो रेरी, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। तो इसमें क्या बोलते हैं, टू बी सर्टिफाइड, मतलब जो भी आप कुछ कर रहे हो उसको अच्छी तरह से सर्टिफाई कीजिए, मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए, अच्छी तरह से जो जो किए उसके बारे में अच्छे से हमको समझाइए। माने कोई भी हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से पूछ सकती है, चाहे कोई भी हाई कोर्ट है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे भी लोअर कोई कोर्ट है तो उससे पूछ सकती है। कैसे पूछ, क्या क्या पूछ सकती है, जैसे माने कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने कोई फैसला दिया, तो उस फैसलों को अगर लगता है हाई कोर्ट को, वहां के हाई कोर्ट को कि नहीं ये ठीक नहीं दिया, तो उससे पूछेगा कि ये जो आप फैसला दिए जिस एरिया से, क्या ये एरिया आपके जुरिडिक्शन में था। जुरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शन का बेसिकली क्या मतलब होता है, अधिकार क्षेत्र। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मानिए आप किसी जिले में रहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कोई बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वो अपना बॉम्बे का जो इलाका है, जो महाराष्ट्र का जो इलाका है और जो जो उसके अंडर आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के इलाका के अंदर, उसी का नहीं सिर्फ केसेस को क्या करेगा, वो जज करेगा, केसेस को सुनवाई करेगा। बाकी अगर माने कोई चेन्नई का है, उसके केसेस को, चेन्नई में हुए घटित केसेस को तो बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं ना दे सकता। तो उसी तरह से जांच की जाती है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या उसने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर ये कार्य तो नहीं किया, क्षेत्राधिकार के बाहर तो ये कार्य नहीं किया। तो उससे पहले ये पूछा जाता है कि आपका जो काम किए हैं, जो आप निर्णय दिए हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में था या नहीं था, ठीक है। पहला ये सर्टिफिकेशन लिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या सूचित करना होता है कि आपने कहीं अनुचित न्याय तो नहीं दिया, मतलब अगर किसी ने चोरी की है तो उसके लिए आपने उसको फांसी दे दी, तो ये क्या होगा, अनुचित न्याय हो गया। जो न्याय के अनुसार है वही चीज आप दीजिएगा। अगर कोई एक आदमी मर्डर करता है तो उसको फांसी देते हैं, और दूसरा आदमी मर्डर कर देता है तो उसको सिर्फ बोलते हैं 100 रुपये फाइन देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, अनुचित न्याय हो जाएगा। तो एक तरह का न्याय देना होगा। तो अगर इस तरह का भी चीज होता है तो उस पर भी आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और तीसरा क्या होता है, अप्राकृतिक, ऐसा फैसला जो ऊपरी कोर्ट की नजर में सही ना हो। अगर आप अप्राकृतिक फैसला दे दिए, मतलब ऐसा फैसला जो कि ऊपरी न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी नजर में ठीक नहीं है, तो उस समय भी आप पे क्या हो सकता है, सर्जुरी लगाया जा सकता है। मतलब अगर तीन चीज का आप उल्लंघन करते हैं तो आपसे सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, और सर्टिफिकेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा, सर्जुरी लगाया जाएगा। अगर आप क्षेत्राधिकार को उल्लंघन कर देते तब सर्जुरी लग सकता है, अनुचित न्याय देते तब भी सर्जुरी लग सकता है। और अप्राकृतिक मतलब ऐसा फैसला जो ऊपरी कोर्ट की नजर में सही ना हो,
वो भी करते हैं तो क्या लग सकता है, सर्जुररी लग सकते हैं। तो आपको मैंने पांचों रिट समझाएं, तो आपने 5 रिट जब समझे होंगे तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आया होगा, जो शुरू के 3 रिट्स थे, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस और क्वा वारंटो, ये क्या था, पब्लिक ऑथोरिटीज के लिए था। लेकिन प्रोहिबिशन और सर्जुररी ये क्या था, कोर्ट्स के लिए था। किसके लिए था, कोर्ट्स के लिए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक, एक आप लाइन याद कर लीजिए, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। क्या, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो बंदी से क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, पति से हो जाएगा प्रतिषेध प्रोहिबिशन, परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश मैंडमस, उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण, और अधिकार से हो जाएगा अधिकार परीक्षा, जो मैंने आपको पांचों बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये पांचों बताया था। तो आप उसको इजीली याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से हो जाएगा प्रतिषेध, परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश, उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण, और अधिकार से हो जाएगा अधिकार परीक्षा। तो आप इसको इजीली इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आपका जब भी फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 26 का प्रयोग करके हाई कोर्ट से, दोनों जगह से यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीट इशू करवा सकते हैं। तो अगर रीट इशू करने के मामले में देखा जाए तो कौन ज्यादा ऊपर है, मतलब किसके पास ज्यादा शक्ति है। तो देखिए, रीट जो इशू होता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले पे ही कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट रीट फंडामेंटल राइट के मैटर पे तो रीट इशू करेगी ही करेगी, उसको तो अनिवार्य है करना। लेकिन साथ ही साथ अगर फंडामेंटल राइट का मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती है, रीट इशू कर सकती है। मतलब आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के मैटर पे तो रीट इशू करेगी ही करेगी, साथ ही साथ कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के नहीं हैं, लेकिन उस पर भी वो क्या कर सकते हैं, रीट इशू कर सकती है। तो इसीलिए इस केस में हाई कोर्ट को थोड़ा ज्यादा पावर होता है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब रीट इशू करने के केस में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर होता है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब खत्म हो चुका है, ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, और इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया है, आर्टिकल 300A में। ठीक है, आर्टिकल 31 से उठाकर इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो ये, तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, माने सरकार को हाईवे बनाना है और आपका प्रॉपर्टी यहाँ पड़ रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट से जाकर आप रीट इशू नहीं करवा सकते, क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है ही नहीं। और सरकार चाहे तो उसको ले सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, मतलब जो समाज के भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए, उसको ले सकती है आपके जमीन को। ठीक है, लेकिन आप हाईकोर्ट जाइएगा तो हाईकोर्ट में बोलेगा अच्छा ठीक, थोड़ा सा ये रोड थोड़ा सा घुमा के लेके चल जाइए, तो अथॉरिटी को रीट इशू करके बता सकता है कि नहीं ठीक है, इनका जमीन पड़ रहा है तो इनका जमीन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा घुमा के लेकर चल जाइए रोड, इनका जमीन यहाँ बच जाएगा, थोड़ा यहाँ पे एक लेन कम कर दीजिए, चाहे यहाँ पे लेन थोड़ा सा उधर से घुमा के लेकर चल जाइए, मतलब कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव यूज कीजिए, इनकी जमीन को छोड़ दीजिए। अगर नहीं अल्टरनेटिव रहेगा तब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट इस तरह के मैटर्स पे भी क्या कर सकती है, रीट इशू कर सकती है। इसीलिए इस क्षेत्र में उसका क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है पावर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते